हेलो स्टूडेंट्स, मैं हेमंत स्वामी हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हमारा अध्ययन का विषय है कक्षा 9 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज प्रथम का अध्याय दो बैलों की कथा, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। इस संपूर्ण अध्याय का अध्ययन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा। अब इसके सभी प्रश्नोत्तर हल करते हैं। तो इसका प्रथम प्रश्न है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। तो कांजी हाउस मैंने बताया था, जहां आवारा पशुओं को कैद किया जाता है वो कांजी हाउस कहलाता है। ये काइन हाउस से बना है। तो कांजी हाउस एक प्रकार से पशुओं की जेल थी। निम्नलिखित कारणों से पशुओं की हाजिरी ली जाती होगी। तो वो एक प्रकार से जेल की भांति ही था, जहां आवारा पशुओं को कैद कर दिया जाता था। तो हाजिरी लेने के कारण यहाँ प्रस्तुत हैं। प्रथम है पशुओं की संख्या का ठीक ठीक पता चलने के लिए, कि पशुओं की संख्या का पता लग जाए हाजिरी करने से। हाजिरी उर्दू भाषा का शब्द है, जिसका हिंदी अर्थ होता है उपस्थिति। दूसरा है पशुओं की सेहत की जानकारी रखने, कि कोई पशु अंग विक्षत तो नहीं हो गया है या फिर बीमार तो नहीं पड़ गया है। तीसरा है आवारा उत्पात मचाने वाले पशुओं को अलग रखने की। तो इसीलिए नित्य प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज की जाती थी, हाजिरी ली जाती थी। अगला प्रश्न है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। जो उनको रोटी देने के लिए आती थी, हीरा और मोती को। तो ये पूछा गया है कि गया के घर पर जो छोटी बच्ची थी, उस छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया था। तो इसका जवाब है कि छोटी बच्ची का बैलों के प्रति प्रेम उमड़ने के निम्नलिखित कारण है। छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी। वह माँ के बिछुड़ने का दर्द जानती थी। उसे लगा कि वे भी उसी की तरह अभागे हैं और अपने मालिक से, स्वामी से दूर हैं। अगला कारण बताया है कि छोटी बच्ची को उसकी सौतेली माँ सताती थी। यहाँ हीरा मोती पर भी अत्याचार हो रहा है। गया और उसकी पत्नी के द्वारा अत्याचार किया जाता था इन पर। तो यही कारण था कि उनको देखकर बैलों के प्रति उस बालिका का प्रेम उमड़ आया था। अगला प्रश्न है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। तो इस कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं कि एकता में शक्ति होती है। कि जिस प्रकार से वो दोनों हीरा और मोती मिलकर और उस सांड को पराजित करने में कामयाब हो जाते हैं, तो ये उभर कर आता है इससे कि एकता में शक्ति होती है। सच्चे मित्र मुसीबत के समय एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ता है। जिस प्रकार से एक बैल कांजी हाउस में बंद हो जाने पर दूसरा स्वतंत्र होने पर भी उसके साथ बैठा रहता है, तो यह इस बात को मुखरित करता है कि सच्चे मित्र मुसीबत के समय एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हैं। समाज के सुखी संपन्न लोगों को भी आज़ादी की लड़ाई में योगदान देना चाहिए। तो इससे ये व्यंजित होता है कि जो समाज में सुखी और संपन्न लोग हैं, उनको भी अपना योगदान देना चाहिए स्वतंत्रता संग्राम में। आज़ादी बहुत बड़ा मूल्य है। इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए। तो इसमें ये व्यंजित भी हुआ है कि आज़ादी बहुत बड़ा मूल्य है और उसे प्राप्त करने के लिए बड़ा से बड़ा कष्ट उठाया जाता है। इसलिए उस कष्ट को झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए अगर आज़ादी प्राप्त करनी है। तो हीरा और मोती के माध्यम से प्रेमचंद जी ने यह दर्शाया है कि किस प्रकार से वो गया के बंधन में जाते हैं, फिर वहाँ से किस प्रकार से छूटते हैं, आगे जाके फिर वो खेत के मालिक से बचते हैं, फिर एक सांड से बचते हैं, फिर काइन हाउस में बंद हो जाते हैं, वहाँ से किस प्रकार से निकलते हैं। तो ये सभी कष्ट सहन करने के बाद ही उसे अपने स्वामी का घर अर्थात स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है,
प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ, जो कि अभी तक रूढ़ अर्थ होता आया है, गधे को मूर्ख माना गया है, तो गधे के प्रति उसका रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया है। तो यहाँ वैसे तो गधे के लिए रूढ़ अर्थ मूर्ख है, लेकिन प्रेमचंद जी ने यहाँ नया ही अर्थ प्रयोग में लिया है। उसकी चर्चा करते हैं। गधे को स्वभाव के कारण मूर्खता का पर्याय समझा जाता है। उसके स्वभाव में सरलता और सहनशीलता भी देखने को मिलती है, जो हम यहाँ अध्ययन भी कर चुके हैं। इस कहानी में लेखक ने गधे की सरलता और सहनशीलता की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है, खींचा है। प्रेमचंद ने स्वयं कहा है, सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। तो ये गधे के लिए ही कहा है कि उसमें इतने गुण होने के बावजूद भी उसका अनादर किया जाता है। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं होता। तो ये कहा गया है कि कहीं सीधापन इस संसार के लिए उपयुक्त नहीं होता, उचित नहीं होता है। कहानी में भी उन्होंने सीधेपन की दुर्दशा दिखलाई है, मूर्खता की नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ मुंशी प्रेमचंद जी ने गधे का रूढ़ अर्थ मूर्ख न लेकर एक नए अर्थ को यहाँ संकलित किया है, व्यंजित किया है। अगला प्रश्न है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? तो इसका जवाब है, दो बैलों की कथा, जो हम यहाँ अध्याय पढ़ रहे हैं, जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तो दो बैलों की कथा नामक पाठ में एक नहीं अनेक ऐसी घटनाएं हैं जिनसे पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। जैसे बताया गया है कि दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते। उस समय हर एक की चेष्टा होती थी, इच्छा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ वो मेरी गर्दन पर ही रहे। अर्थात मित्रता के नाते वो दूसरे के गर्दन पर अधिक बोझ नहीं डालना चाहते थे। वो चाहते थे कि मेरा मित्र परेशान न हो और मेरी गर्दन पर ही अधिक बोझ हो। फिर दूसरा दिया है कि दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। इससे भी उनकी दोस्ती व्यंजित होती है। नांद में जहाँ चारा डाला जाता है, खली भूसा पड़े जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। तो यह भी उनकी दोस्ती, गहरी दोस्ती को प्रकट करता है। तीसरा है कि मटर खाते समय मोती के पकड़े जाने पर हीरा भी वापस आ गया और दोनों ही कांजी हाउस में बंदी बना दिए गए। और उसके बाद भी एक स्वतंत्र हो जाने पर दूसरा जब कैदी बना रहा, उससे रस्सी नहीं टूटी थी, तो दूसरा वहीं बैठा रहा था बाकी पशुओं को आज़ाद करके। तो इन सभी कारणों से स्पष्ट होता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। अगला प्रश्न है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद जी के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ उनका पुरुषत्व और उनका आदर्श बैलों के रूप में प्रकट हुआ है कि औरत जात पर सींग चलाना या वार करना, प्रहार करना उचित नहीं है। तो इसका जवाब है कि हीरा के इस कथन से यह ज्ञात होता है कि उस समय समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। समाज में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, उन्हें शारीरिक यातनाएं दी जाती थी, वे पुरुषों द्वारा शोषित थी। इसलिए समाज में ये नियम बनाए जाते थे कि उन्हें पुरुष समाज शारीरिक दंड न दे। हीरा और मोती भले इंसानों के प्रतीक हैं, इसलिए उनके कथन सभ्य समाज पर लागू होते हैं। असभ्य समाज में स्त्रियों की प्रताड़ना होती रहती थी। लेखक नारियों के सम्मान के पक्षधर थे, वे स्त्रियों तथा पुरुषों की समानता के पक्षधर थे। अगला प्रश्न है, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? तो इसका जवाब है कि पशु आदिकाल से ही मनुष्यों के साथी रहे हैं।
तो यहाँ पूछा गया है कि मनुष्य और पशु के संबंध इस कहानी में किस प्रकार से प्रकट हुए हैं। तो पशु आदिकाल से ही मनुष्यों के साथ ही रहे हैं, समझौली रहे हैं सदैव से ही। किसान के लिए पशु वरदान के समान है, क्योंकि बैल खेती में हर एक स्थान पर काम आता है, हर एक कार्य में काम आता है। इसलिए किसान के लिए पशु वरदान के समान है। किसान हल चलाने, बोझ ढोने, पानी खींचने तथा सवारी करने के लिए पशुओं का प्रयोग करते हैं। झूरी हीरा और मोती को बच्चों की तरह स्नेह करता था। झूरी जो उनका स्वामी था, वह अपनी संतान की भांति ही इनसे प्रेम करता था। वह उन्हें अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहता था। इससे पता चलता है कि किसान अपने पशुओं से मानवीय व्यवहार करते हैं। किसान पशुओं को घर के सदस्य की भांति प्रेम करते हैं और पशु अपने स्वामी के लिए जी जान देने को तैयार रहते हैं, जैसा कि इस कहानी में व्यंजित हुआ है। अगला प्रश्न है, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। कि मोती ने सींग मारकर उस दीवार को तोड़ दिया था, तो बाकी के पशुओं को तो निकाल दिया था, 9-10 प्राणियों को, लेकिन हीरा रस्सी से बंधा होने के कारण नहीं निकल पाया था। तो अपनी मित्रता का फर्ज निभाते हुए मोती भी वहीं रुक गया था। तब उसने ये कहा था कि इतना तो हो गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब आशीर्वाद देंगे। तो इसमें उनकी विशेषता प्रकट होती है कि मोती के उक्त कथन के आलोक में उसकी निम्नलिखित विशेषताएं प्रकट होती है। मोती का स्वभाव उग्र होते हुए भी वह दयालु प्रवृत्ति का था। मोती सच्चा मित्र है, वह मुसीबत के वक्त अपने मित्र हीरा का साथ नहीं छोड़ता है, जैसा कि वह स्वतंत्र होने पर भी वहीं रुक गया था। मोती परोपकारी है, तभी तो वो कांजी हाउस में बंद जानवरों की जान बचाता है। मोती साहसी है, वह हीरा की मदद से सांड को पराजित कर देता है। मोती अत्याचार का विरोधी है, इसलिए कांजी हाउस की दीवार तोड़कर विरोध प्रकट किया था। अगला प्रश्न है, आज से स्पष्ट कीजिए। तो ये पंक्ति दी हुई है, इसका आज से स्पष्ट करना है कि अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिनसे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। तो ये हीरा मोती के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से वो अपने मन की बातों को शांति से, अर्थात मूक भाषा में ही एक दूसरे के समक्ष रख देते थे। मूक भाषा में ही एक दूसरे के हृदय की बातों को समझ लेते थे। तो ये जो खूबी थी, ये जो शक्ति थी, ये प्राणियों में श्रेष्ठ कहने वाले मनुष्य के पास भी नहीं थी। यही बताया है कि हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे। मूक भाषा में ही प्राय वे एक दूसरे से स्नेह की बातें सोचते थे। यद्यपि मनुष्य स्वयं को सब प्राणियों से श्रेष्ठ मानता है, किंतु उनमें भी ये शक्ति नहीं होती कि वे दूसरों के मनोभावों को समझ सकें बिना किसी वाणी के। अगला प्रश्न है कि उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। तो ये कथन दिया गया है, इसका आज से स्पष्ट करना है। ये उस संदर्भ में कहा गया है कि जब गया के घर पर जब ये ले गए थे हीरा और मोती को, तो उनके घर पर एक छोटी बालिका थी। वह बालिका उनको स्नेहपूर्वक रोटियां खिलाती थी, 2 रोटी खिलाती थी। तो 2 रोटी से उनकी भूख तो शांत नहीं होती थी, लेकिन उनके हृदय को भोजन मिल जाता था। अर्थात वो प्रेम के भूखे थे और प्रेम उस बालिका से उन्हें प्राप्त हो जाता था। इसका उत्तर दिया है कि हीरा और मोती गया के घर बंधे हुए थे। गया ने उनके साथ अपमानपूर्ण व्यवहार किया था, इसलिए वो क्षुब्ध थे, दुखी थे, अपमानित थे। परंतु तभी एक नन्ही लड़की ने आकर उन्हें एक रोटी ला दी। यद्यपि इससे हीरा मोती की भूख कम नहीं हो सकती थी, तथापि उन्होंने बालिका के प्रेम का अनुभव किया और प्रसन्न हो उठे। अगला प्रश्न है कि गया ने हीरा मोती को दोनों बार
सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि। तो ये वैकल्पिक प्रश्न है, 4 विकल्प दिए हुए हैं। क, गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। ख, गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात न थी। ग, वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। घ, उसे खली आदि सामग्री की जानकारी नहीं थी। तो इसमें जो उचित उत्तर होगा वो होगा ग, कि वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। अगला प्रश्न है, हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करें। तो इसका जवाब है कि हीरा और मोती शोषण के विरुद्ध हैं। वे हर शोषण के विरुद्ध आवाज उठाते रहे हैं। उन्होंने झूरी के साले गया का विरोध किया तो सूखी रोटियां और डंडे खाए। फिर कांजी हाउस में अन्याय का विरोध किया और बंधन में पड़ गए, उन्हें कैद कर दिया गया। मेरे विचार से उन्होंने शोषण का विरोध करके ठीक किया, क्योंकि शोषित होकर जीने का क्या लाभ। शोषित को भय और यातना के सिवा कुछ भी प्राप्त नहीं होता, जबकि उनसे संघर्ष करते हैं तो हमें स्वतंत्रता प्राप्ति होती है, जो हमें स्वच्छंद जीवन उल्लास और हर्षपूर्वक जीने को प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि यह कहानी आज़ादी की कहानी की ओर भी संकेत करती है? हाँ, बिल्कुल आज़ादी की ओर संकेत करती है। यह कहानी प्रत्यक्ष रूप से आज़ादी के आंदोलन से जुड़ी है। अप्रत्यक्ष रूप से आज़ादी के आंदोलन से जुड़ी है, अर्थात प्रतीकात्मक रूप में कहा गया है। हीरा और मोती को एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में यहाँ दर्शाया है, प्रतीकार्थ रूप में। यह कहानी 2 बैलों से संबंधित है। दोनों बैल संवेदनशील और क्रांतिकारी भारतीय हैं। दोनों मिलकर आज़ादी पाने के लिए संघर्षरत हैं। ये अपने देश अर्थात झूरी के घर से बहुत प्रेम करते हैं। उन्हें दूसरे देश में अर्थात किसी दूसरे के घर में रहना पसंद नहीं। स्वदेश जाने के लिए वे हर बाधा का डटकर सामना करते हैं। भूखे प्यासे रहना पड़ता है, कैद में रहना पड़ता है। ये हमारे क्रांतिकारियों की लड़ाई की याद दिला देते हैं। तो इस प्रकार से यह जो कहानी है 2 बैलों की कथा, ये आज़ादी की कहानी की ओर भी संकेत करती है। अगला प्रश्न भाषा और अध्ययन से संबंधित है। बस इतना ही काफ़ी है, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। तो यहाँ ही और भी वाक्य में किसी बात पर जोर देने का काम कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को निपात कहते हैं। कहानी में 5 ऐसे वाक्य छाटिए जिनमें निपात का प्रयोग हुआ है। तो निपात को अंग्रेजी में पार्टिकल्स बोलते हैं। ये अव्यय का ही एक भाग होता है। अव्यय वो होते हैं कि जिन पर किसी भी व्याकरणिक कोटि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अव्यय अर्थात खर्च नहीं होते हैं। तो ये उच्चारण के समय इन पर वाणी का बलाघात पड़ता है और ये विशेष अर्थ के प्रयोग के लिए प्रयुक्त होते हैं, तो उसे निपात कहते हैं या पार्टिकल कहते हैं। ये अव्यय का ही एक भाग है। तो यहाँ ही और भी की चर्चा की गई है, तो यहाँ उदाहरण ही मांगे गए हैं। सिर्फ देख लेते हैं। जो ही निपात हैं उसके उदाहरण दिए हुए हैं। एक ही, जैसे हम बोल रहे हैं ही, समांतर नहीं बोले ही, तो इस प्रकार से वाणी का इस पर जिह्वा का बलाघात पड़ता है और ये विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। तो एक तो एक हो गया, फिर ही अर्थात एक स्पष्ट कर दिया है इसने। तो एक ही विजय ने उसे संसार भर की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। तो यहाँ जो पार्टिकल है वो ही है। अगला है कि अवश्य उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। तो यहाँ भी ही प्रयुक्त हुआ है निपात। तीसरा है कि नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ ही उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते। तो यहाँ 2 बार ही
निपात का प्रयोग हुआ है। चौथा है एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता, तो यहाँ भी निपात का प्रयोग हुआ है। ये भी अर्थ स्पष्ट करने में सहायक होता है। अगला है अभी 4 ही ग्रास खाए थे कि दो आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को हीरा मोती को घेर लिया। तो यहाँ भी ही निपात का प्रयोग हुआ है। अगला भी निपात का प्रयोग देखते हैं कि कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है। तो यहाँ भी 2 बार भी हुआ है, दूसरी बार रेखांकित नहीं हुआ यहाँ। उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में बदलते नहीं देखा। तो यहाँ भी निपात का प्रयोग हुआ है। 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं फिर भी बदनाम है। तो यहाँ भी का प्रयोग हुआ है। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होकर भी महत्वपूर्ण थी। यहाँ भी का प्रयोग हुआ है निपात का। झूरी ने फूल की झाड़ू से भी न छूता था। तो यहाँ भी का प्रयोग हुआ है। उनकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे, यहाँ मार पड़ी। अब अगला प्रश्न जो है वो भी भाषा और अध्ययन से संबंधित है कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए तथा उपवाक्य छांट कर उसके भी भेद लिखिए। दीवार पर गिरना था कि अधमरे पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तो यहाँ प्रश्न दिया हुआ है। तो यहाँ रचना के आधार पर पूछा गया है। वाक्य के 3 भेद होते हैं, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और क्रिया या कर्म के आधार पर, वाच्य के आधार पर। वाक्य दिया है कि दीवार पर गिरना था कि अधमरे। तो यहाँ की शब्द आया है, वाचक शब्द। तो की सदैव ही मिश्र में आता है। और मिश्र की परिभाषा जाने तो इसमें 2 उपवाक्य होते हैं। एक प्रधान उपवाक्य होता है, दूसरा गौण अर्थात आश्रित उपवाक्य होता है। तो जो प्रधान उपवाक्य पर कोई न कोई आश्रित उपवाक्य होता है तो वो मिश्र वाक्य कहलाता है। इस प्रकार से यहाँ दिया हुआ है कि दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तो यहाँ की मिश्र वाक्य का वाचक शब्द है और यहाँ मुख्य उपवाक्य है अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे, और गौण या आश्रित उपवाक्य है दीवार का गिरना था। अगला है सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर, वह आया। तो यहाँ भी मिश्र वाक्य है। तो मिश्र वाक्य की परिभाषा मैं बता चुका हूँ। इसमें एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य होता है और उस पर एक या एक से अधिक आश्रित या गौण उपवाक्य होते हैं। तो यहाँ मुख्य या प्रधान उपवाक्य है सहसा एक दड़ियल आदमी आया, और इस पर आश्रित उपवाक्य है जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर। तो जैसे संयुक्त में होता है कि दोनों स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं और दोनों अपना पूर्ण अर्थ प्रकट करने में सक्षम होते हैं, जबकि यहाँ ऐसा नहीं होता है। मिश्र में एक प्रधान होता है और दूसरा गौण या आश्रित होता है। वो दोनों एक साथ रहेंगे, अर्थात वो प्रधान का सहारा लेगा, तभी उसका अर्थ स्पष्ट हो पाएगा। तो यहाँ देखें कि सहसा एक दड़ियल आदमी आया, फिर ये दिया हुआ है कि जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर। तो यह अधूरा रह गया है उपवाक्य, ये पूर्ण नहीं हो पा रहा है, इसलिए इसको आवश्यकता है मुख्य प्रधान उपवाक्य की, इसलिए यहाँ मिश्र वाक्य है। अगला है कि हीरा ने कहा। तो इस प्रकार से कोई भी अगर कथन होता है कि अमुक व्यक्ति ने कहा, महात्मा गांधी ने कहा, उसने कहा, प्रेमचंद जी ने कहा, तो वो सारे के सारे जो वाक्य होते हैं वो मिश्र वाक्य के अंतर्गत आते हैं। हीरा ने कहा गया के घर से नाहक भागे व्यर्थ ही भागे। तो यहाँ मुख्य उपवाक्य
वाक्य है हीरा ने कहा, लेकिन यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि क्या कहा। तो यहाँ गौण उपवाक्य हो जाएगा, आश्रित उपवाक्य गया के घर से नाहक भागे। अगला दिया है कि मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, तो यहाँ भी मिश्र वाक्य है। इसमें मुख्य उपवाक्य है तो बिकेंगे और गौण उपवाक्य है मैं बेचूंगा। अगला है कि अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बिना मारे नहीं छोड़ता, तो यहाँ भी मिश्र वाक्य है। मुख्य उपवाक्य है मैं बेमारे नहीं छोड़ता और गौण उपवाक्य है अगर वह मुझे पकड़ता। अगला प्रश्न देखते हैं। कहानी में जगह जगह पर मुहावरों का प्रयोग हुआ है। यहाँ 14 तक हम अध्ययन कर चुके थे वाक्य का। तो अंतिम प्रश्न है, कहानी में जगह जगह पर मुहावरों का प्रयोग हुआ है, कोई 5 मुहावरे छांटिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ मुहावरा और वाक्यों में प्रयोग दिया है, तो मैंने इसी प्रकार से लिखा है। अर्थ मैं आपको मुंह ज़बानी बता दूंगा। मुहावरा है जी तोड़ काम करना, अर्थात मेहनत लगन से काम करना। इसका वाक्यों में प्रयोग है भारतीय किसान जी तोड़ काम करते हैं। फिर अगला मुहावरा है कि टाल जाना, अर्थात कार्य न करना, मुक्त हो जाना। तो इसका वाक्यों में प्रयोग है कि सेठ जी नौकर को मदद करने का सेठ जी नौकर को मदद करने का झूठा आश्वासन देते रहे, पर जरूरत पड़ने पर टाल गए, अर्थात अपनी बात से मुकर गए। अगला मुहावरा दिया है कि जान से हाथ धोना, अर्थात मृत्यु को प्राप्त होना, मर जाना। तो युद्ध में हजारों जवान जान से हाथ धो बैठते हैं, शहीद हो जाते हैं, मृत्यु को गले लगा लेते हैं। अगला मुहावरा है 9-2-11 होना, अर्थात इसका अर्थ है भाग जाना। तो वाक्यों में प्रयोग है कि पुलिस के आने की भनक लगते ही चोर 9-2-11 हो गए। अगला प्रश्न है, मुहावरा है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना, अर्थात मुंह तोड़ जवाब देना। तो इसका वाक्य में प्रयोग है भारतीय खिलाड़ियों ने प्रतिद्वंदी टीम को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। जैसे वर्तमान में की बात करें तो भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। तो इस प्रकार से मुंह तोड़ जवाब देना, ईंट का जवाब पत्थर से देना होता है। तो यहाँ पर दो बैलों की कथा नामक इस कहानी के सभी प्रश्नोत्तर पूर्ण होते हैं और यह अध्याय भी इसी के साथ पूर्ण होता है। धन्यवाद।